एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब भी हम अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं तो विशेष बातों का हमको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम अपने पोर्टफोलियो को इस प्रकार से डिजाइन करें जिसमें फंड्स की संख्या कम से कम हो, और उसमें भी जो म्यूचुअल फंड्स आपने सेलेक्ट किया है उसमें नंबर ऑफ फोलियो केवल एक ही होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने मान लीजिए 3 एएमसी के साथ इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका नंबर ऑफ फोलियो सिर्फ और सिर्फ 3 होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि जब भी हम किसी ब्रोकर एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, 5 पैसा हो गया, एंजल वन हो गया, धन हो गया, अप स्टॉक हो गया, तो इनके द्वारा इंटेंशनली कई बार किया जाता है कि जब भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसी फंड में अगर आपका एसआईपी भी चल रहा है तो आपको अलग अलग फोलियो अलॉट कर दिया जाता है। या फिर मान लीजिए अगर एक एएमसी का अगर आप किसी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसी एएमसी का मान लीजिए आप मिड कैप का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहां पर भी अलग अलग फोलियो जनरेट कर दिया जाता है। अब जो ब्रोकर एप्लीकेशन है जब वो रिक्वेस्ट आप उस पर सबमिट करते हैं तो ये जाता है आपके पास उस एएमसी के पास। अब एएमसी क्या करती है कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसके लिए अलग अलग फोलियो जनरेट कर देती है। अलग अलग फोलियो जनरेट करने का उनका पर्सपेक्टिव ये रहता है कि जितना ज़्यादा वो फोलियो मार्केट में दिखाएंगे कि हमारे पास इतना नंबर ऑफ फोलियोज हैं, यानी हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो जिस प्रकार से मार्केट में जिसका सबसे ज़्यादा फोलियो होगा उसका एक तरीके से एक परसेप्शन बनता है कि हाँ इनके नंबर ऑफ कस्टमर्स ज़्यादा हैं। इस वजह से एएमसी जो होती है वो इंटेंशनली भी कई बार क्या करती है कि नंबर ऑफ फोलियोज को ज़्यादा जनरेट करने के चक्कर में एक ही इन्वेस्टर के एक ही म्यूचुअल फंड में 2-3 फोलियो जनरेट कर देती है, और कई बार उसी एएमसी के अलग अलग प्रोडक्ट में भी वो 2-3 फोलियो को जनरेट कर देते हैं। अब भविष्य में जाकर के एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अभी तो आप हैं और उसको ट्रैक भी कर रहे हैं, मान लीजिए इनकेस आप नहीं रहे और आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है जिसे आपने नॉमिनी बना रखा है, जब वो उस पैसे को रिडीम करने जाएंगे तो उन सारे फोलियो का डिटेल उनसे मांगा जाएगा। शायद ना हो, अगर आपका केवल एक फोलियो रहता तो उनके लिए आसान हो जाता उन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा अगर भविष्य में जाकर के आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना चाहते हैं, नॉमिनी अपडेट करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं, तो ये सारे सर्विस रिक्वेस्ट जो हैं वो आपको सारे फोलियो के साथ जनरेट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर एक एएमसी के साथ केवल एक फोलियो होता तो एक रिक्वेस्ट आप सबमिट करेंगे और सारे डिटेल जितने भी म्यूचुअल फंड्स में आपके इन्वेस्टमेंट हुए रहेंगे वो एक ही रिक्वेस्ट के माध्यम से अपडेट कर दिए जाते हैं। तो ये कुछ सुविधाएं होती हैं जिससे हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा एक ही फोलियो जनरेट हो एक एएमसी के साथ, और अगर मल्टीपल फोलियो जनरेट हो भी गया है तो उसे कैसे सुधारना है इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। आप अपने स्क्रीन पर एक प्रश्न देख पा रहे होंगे जो कि आज से 10 दिन पहले पूछा गया था। 10 दिन बाद इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको एग्जैक्ट वो चीज़ बता पाऊँ जो आप जानना चाहते हैं। अगर मैं चाहता तो आपको वैसे भी उसी दिन ये प्रश्न का उत्तर दे सकता था, लेकिन मैंने खुद पर्टिकुलर किसी एक एएमसी से और पर्टिकुलर उस ब्रोकर से जिसके थ्रू रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया था और अलग अलग उनका फोलियो जनरेट हुआ था, उस फोलियो को कैसे मर्ज किया गया और कैसे आप पहले ही इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इन सबके रिगार्डिंग खुद मैंने जब एक्सपीरियंस किया उसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप 100% विश्वास कर सकते हैं। इनका मेन प्रश्न ये है कि ये चाहते हैं कि सेम एएमसी के साथ ये अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मिड कैप कैटेगरी और मान लीजिए स्मॉल कैप कैटेगरी, लेकिन एएमसी सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एचडीएफसी, मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, तो एचडीएफसी मिड कैप में भी ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एचडीएफसी के स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी सेम एएमसी हो गया। और उसमें ये चाहते हैं कि सेम फोलियो नंबर इनको अलॉट हो जाए। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो ये कैसे किया जाएगा, मेन इनका ये प्रश्न है। तो ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले का प्रश्न है, ठीक है। तो इसके बारे में पहले देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप मिड और स्मॉल या फिर इसके मल्टीपल कैटेगरीज सेम एएमसी का अगर आप सेम फोलियो नंबर रखना चाहते हैं तो कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं सेम एएमसी में और अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी में, लेकिन अगर आपको अलग अलग फोलियो जनरेट हो चुका है तो उसको कैसे मर्ज करना है, इसके रिगार्डिंग भी डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि आप एमएफ सेंट्रल से मर्ज तो कर देते हैं लेकिन ब्रोकर एप्लीकेशन में वो शो नहीं करता है, वो अलग अलग ही शो करता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, और प्रैक्टिकली मैंने खुद किया हुआ है, इसके बाद मैं ये डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सेम फोलियो नंबर के साथ, तो कैसे आप करेंगे, ठीक है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एमएफ सेंट्रल की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ चुका हूं। इस पे अकाउंट किस प्रकार से बनाते हैं इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मेक श्योर कि आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से। और ये ट्रस्टेड वेबसाइट है जो हमारे देश में 2 रजिस्ट्रार हैं, के फिनटेक और कैम्प्स, जो कि सेबी रजिस्टर्ड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है, यानी आरटीए जिसे बोला जाता है, उनके ज्वाइंट वेंचर से ये बनाया गया है। तो ये पूरी तरीके से 100% ट्रस्टेड आप इसे मान सकते हैं।
आप डिस्क्रिप्शन से के द्वारा दिए गए जो वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है उस पर जब आप क्लिक करके देखेंगे तो कैसे अकाउंट बनाना है वो आप सीख जाएंगे। उसके बाद से जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा व्यू पोर्टफोलियो का सेक्शन, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से इस प्रकार से कुछ स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपने फंड्स को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर फंड हाउस वाइज डिटेल देखना चाहूँ कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि बंधन म्यूचुअल फंड मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। यहाँ पर इस रिटेल इन्वेस्टर का पहले इन्वेस्टमेंट था, इस इन्वेस्टमेंट को इन्होंने पूरा रिडीम कर लिया है, लेकिन अभी भी इस म्यूचुअल फंड के साथ इनका फोलियो नंबर है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर फोलियो नंबर के लास्ट में देखिए, फोलियो नंबर के लास्ट में 9 है और इसी फोलियो नंबर से अभी अगर आप देखें तो ये बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इनका इन्वेस्टमेंट है। ये एक म्यूचुअल फंड प्लान अलग है और अब हम चाहते हैं कि इस फंड के अलावा दूसरे फंड में, जैसे कि मान लीजिए बंधन का ही दूसरा म्यूचुअल फंड जो कि इस कैटेगरी का ना हो, उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करके देखेंगे और सेम फोलियो रख करके देखेंगे कैसे किया जाता है। इसके लिए यहाँ पर आपको होम का स्क्रीन दिख रहा होगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आप आ जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर आपको दिया गया है ट्रांजैक्ट का एक लिंक, सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद से बहुत सारे मेनूज के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है लमसम और एसआईपी, लमसम और एसआईपी, तो इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए इनका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट था और ये लमसम करना चाहते हैं किसी दूसरे फंड में या फिर नया एसआईपी करना चाहते हैं किसी दूसरे फंड में, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड आप कैटेगरी वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप डेट में करना चाहते हैं, इक्विटी में करना चाहते हैं, हाइब्रिड में करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं इक्विटी यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने इक्विटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर इक्विटी ओरिएंटेड जितने भी म्यूचुअल फंड्स होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखिए यहाँ पर सर्च बार दिया गया है, यहाँ पर डायरेक्टली लिख करके आप उसका नाम भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर सर्च बार में मैंने बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ यहाँ पर लिख करके सर्च किया तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर पहले देखिए इनका बंधन एएमसी के साथ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट था और ये दूसरा म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का है और वो इंडेक्स फंड था निफ्टी 50 का। ठीक है, तो दोनों अलग अलग फंड हो गए। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 लिंक दिए गए हैं, या तो आप एसआईपी कर सकते हैं या फिर लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो उस पर आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं मान लीजिए कि यहाँ पर एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ तो सिंपली स्टार्ट एसआईपी पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद से कुछ इस प्रकार से पेज आपके सामने आ जाएगा और यहां पर आपको दिया जाएगा सेलेक्ट पर्पज टाइप। यहां पर 2 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग फोलियो और क्रिएट न्यू फोलियो। तो आप जो चाहते हैं कि आपका फोलियो सेम रहे, तो अगर आप सेलेक्ट एग्जिस्टिंग फोलियो पर क्लिक करेंगे इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो लास्ट में 9 था, आप अपने स्क्रीन पर देखिए इस फोलियो को यहाँ पर दिखाया जा रहा है और इस फोलियो के लास्ट में 9 आपको शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इनका बंधन एएमसी के साथ निफ्टी 50 में इंडेक्स फंड में जो फोलियो था, सेम फोलियो के साथ इनका नया इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इस स्मॉल कैप कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर क्रिएट न्यू फोलियो पर क्लिक कर देंगे तो ये वाला फोलियो यहाँ पर शो नहीं करेगा और एक नया फोलियो एएमसी के द्वारा जनरेट किया जाएगा। तो अगर आप एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिलेगा। बाकी किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो होती है, ब्रोकर एप्लीकेशन होती है, वहां पर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप सेम फोलियो के साथ करना चाहते हैं तो आप एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। बाकी इसके आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जिस प्रकार से आप ब्रोकर एप्लीकेशन में यूज करते हैं। अब यहां पर ये वाला जो ऑप्शन है आपको शायद शो ना करे भविष्य में जाकर के जब आप पेमेंट करने जाएंगे, क्योंकि जब आप एसआईपी करते हैं तो आपको पेमेंट भी करना होता है और साथ ही साथ अगर आप ऑटो पे सेट करना चाहते हैं तो पहले आपको बैंक को ई मैंडेट देना होता है। तो अगर आपने ई मैंडेट एमएफ सेंट्रल पर पहले से नहीं सेट किया होगा तो आपका ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा और इस प्रकार से आप एसआईपी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ई मैंडेट सेट करना होगा। ई मैंडेट कैसे सेट करते हैं एमएफ सेंट्रल पर, इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इस वीडियो के। तो मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप ई मैंडेट सेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये मैं आपको प्रोसेस ये बता रहा था कि सेम फोलियो किस प्रकार से आप रख सकते हैं एक ही एएमसी के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में। यहां तक क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि कोई रिटेल इन्वेस्टर है जो कि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है ब्रोकर एप्लीकेशन के माध्यम से, जैसे सपोज कर लीजिए उसने ग्रो के माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया है। अब मान लीजिए उनका ऑलरेडी 2 अलग अलग फोलियो जनरेट हो चुका है, तो उसे कैसे हैंडल करेंगे? तो इसके लिए आप एमएफ सेंट्रल पर फिर से होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर एक लिंक दिया गया है सबमिट सर्विस रिक्वेस्ट। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पर दिया गया है कंसोलिडेशन ऑफ फोलियो। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे
उसके बाद से एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कंसोलिडेशन ऑफ फोलियो, और यहाँ पर आपको जो भी म्यूचुअल फंड एएमसी है उसको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो ड्रॉप डाउन मेनू से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जिस भी एएमसी के साथ आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसे आप सेलेक्ट करेंगे, और आगे के प्रोसेस को समझने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कंसोलिडेशन किस प्रकार से किया जाता है उसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से अपने मल्टीपल फोलियो को मर्ज कर सकते हैं, यानी कंसोलिडेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से जब आप मर्ज करते हैं तो जो एएमसी होती है, जैसे मान लीजिए आपने एचडीएफसी के 2 प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट किया और अलग अलग फोलियो था, आपने मर्ज किया, तो एचडीएफसी की जो ऑफिशियल एएमसी की वेबसाइट होगी वहां पर 1 से 2 से 3 वर्किंग डे में वहां पर डेटा अपडेट हो जाता है, और यहां पर आपका डेटा 1 से 2 दिन में यहां पर भी अपडेट हो जाएगा एमएफ सेंट्रल पर। लेकिन जो ब्रोकर एप्लीकेशन होगा, जो आपने ग्रो यूज किया था, हो सकता है कि वहां पर डेटा अपडेट ना हो। एक रिटेल इन्वेस्टर का आप अपने स्क्रीन पर ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज प्लान में किए गए इन्वेस्टमेंट के कुछ डेटा को देख पा रहे होंगे। इनका फोलियो नंबर आप ध्यान से देखिएगा, इस फोलियो नंबर के लास्ट में 5 है, और इसी एएमसी के एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में जब इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया तो उसमें अलग फोलियो जनरेट हो गया था जिसका लास्ट में 1 था। अब एक ही एएमसी में इनका अलग अलग फोलियो जनरेट हुआ था जिसको इन्होंने मर्ज किया कंसोलिडेशन ऑफ फोलियो, जो कि मैंने अभी आपको बताया, उसके माध्यम से एमएफ सेंट्रल का यूज करते हुए। अब एमएफ सेंट्रल का जब इन्होंने यूज किया तो एमएफ सेंट्रल पर ये मर्ज दिखाने लगा, यानी कि ये 5 लास्ट वाला, यानी एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज वाला और एचडीएफसी मिड कैप वाला, दोनों एक फोलियो लास्ट में 1 वहां पर शो होने लगा, और एचडीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी वो एक ही फोलियो में मर्ज होकर के दिखाने लगा। लेकिन ग्रो एप्लीकेशन में ये अभी तक डेटा अपडेट नहीं हुआ था, 1 महीने से ज़्यादा का ये समय हो चुका था। इसके बाद से ग्रो एप्लीकेशन में ही जब वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करते हैं तो 15 जुलाई को उनका जो रिक्वेस्ट उन्होंने डाला था पैसे रिडीम करने के लिए, और 19 जुलाई को जो पैसे उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गए 19 जुलाई 2024 को, वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में यहाँ पर शो करना चाहिए 100 रुपया अमाउंट के साथ। लेकिन कहीं पर भी आप डेट देख पा रहे होंगे, ये डेट का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, यानी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इनकी अपडेट नहीं हो पा रही थी। भले ही इन्होंने पैसा क्यों ना निकाल लिया हो, पैसा इनके अकाउंट में भी आ गया, लेकिन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अपडेट नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं अपडेट हो पा रही थी? इसका मेन रीज़न ये है कि इनका जो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज के साथ जो फोलियो नंबर है वो ग्रो में अभी भी अपडेटेड है, लास्ट में 5 वाला। लेकिन पैसा कहाँ से निकला? पैसा निकला लास्ट में 1 वाले से। तो चूंकि अभी ग्रो में इनका डेटा इस वाले से ही अपडेट हो रहा था, इस वजह से यहाँ पर कोई भी 100 रुपया का ट्रांजैक्शन यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में शो नहीं कर रहा था। इतना सब कुछ देखने के बाद से कोई भी रिटेल इन्वेस्टर का परेशान होना लाजमी है। और इसके बाद इन्होंने एक सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट किया इस ग्रो एप्लीकेशन के साथ कि आपका डेटा अपडेट नहीं हो पा रहा है और इसे अपडेट करिए। देखिए कैसे इन्होंने सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट किया था। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डियर टीम, आई हैड मर्ज्ड माई 2 folio in HDFC mutual fund AMC through MF Central platform. Merging has been completed and updated folio shown on AMC website and MF Central. But unfortunately, Grow dashboard updated folio not shown. It shows old folio number of HDFC Balance Advantage Mutual Fund, while on 15 July 100 rupees redeemed from this fund, which was completed but not shown in fund transaction history, and folio is also not updated. Please do needful action. तो जो भी इनकी प्रॉब्लम थी, एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम लिख करके इन्होंने ग्रो एप्लीकेशन में एक रिक्वेस्ट सबमिट किया। और ग्रो में कैसे रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं? तो जो भी ऑर्डर आप प्लेस करते हैं, जब वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर आपको अपना एक रिक्वेस्ट रेज करने का ऑप्शन दिया जाता है, जिस पर क्लिक करके आप अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पर बता सकते हैं। इसी के थ्रू उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बताया था। ठीक है, इसके बाद से उसी दिन ग्रो एप्लीकेशन की तरफ से इनको रिप्लाई भी आता है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनके द्वारा रिप्लाई में ये कहा जाता है, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट you have any discrepancy in your mutual fund dashboard, we request to you update internal external fund through द OTP प्रोसेस। जहां पर आपका डैशबोर्ड शो करता है उसी के नीचे आपको दिया गया रहता है इंपोर्ट एक्सटर्नल फंड। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके म्यूचुअल फंड्स होंगे वो सब कुछ आपके डैशबोर्ड पर शो होने लगता है। और इनके द्वारा यही कहा गया था, ग्रो के द्वारा, कि आप उस इंपोर्ट एक्सटर्नल फंड वाले पर क्लिक करके OTP के माध्यम से अपने फंड को अपडेट करिए। ठीक है, इसके लिए इन्होंने प्रोसेस भी बताया। देखिए, सेलेक्ट इंटरनल इंपोर्ट फंड अंडर द एक्सप्लोर सेक्शन। उसके बाद से आपको बताया गया है कि आप अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड जो है उसको टाइप करेंगे। उसके बाद से टैप इंपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे, 6 डिजिट का OTP आपको भेजा जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। वो आप MF सेंट्रल के थ्रू भेजा जाएगा, वो आप डालेंगे और उसके बाद से 1 घंटे के अंदर आपका डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। सेम प्रोसेस इनके द्वारा किया गया। उसके बाद से
आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उस म्यूचुअल फंड यानी एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के साथ इनका दो फोलियो दिखाया जाने लगा। पहला लास्ट में 1 वाला और दूसरा लास्ट में 5 वाला। मैं आपको बता चुका हूं कि जो लास्ट में 5 वाला है इसको इन्होंने मर्ज कर दिया था लास्ट में 1 वाले से, यानी इसका अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी इनका इन्वेस्टमेंट शो कर रहा था और मर्ज होने के बाद से जो अमाउंट यहां पर शो कर रहा है सेम अमाउंट यहां पर भी शो कर रहा था। यानी अमाउंट है, मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के लिए 100 रुपया अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो 100 रुपया इस फोलियो के साथ शो कर रहा है और 100 रुपया इस फोलियो के साथ, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 200 शो कर रहा है, जबकि अपडेट कितना होना चाहिए, सिर्फ 100 रुपया। तो यहां पर इनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि इनका जब इन्होंने इंपोर्ट किया तो दोनों फोलियो यहां पर शो करने लगा, जबकि ये फोलियो इनको शो नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये मर्ज होकर के ये फोलियो में कन्वर्ट हो चुका था। इसके बाद से इन्होंने फिर से टीम से कांटेक्ट किया और उसी रिक्वेस्ट पर फिर से एक बार इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को भेजा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनके द्वारा ये बताया गया कि जैसा आपने प्रोसेस बताया था सेम उसको फॉलो किया गया और न्यू फोलियो डिटेल अलॉन्ग विद द ओल्ड फोलियो शोन ड्यू टू विच इन्वेस्टमेंट वैल्यू शोन 2 टाइम्स। और यहाँ पर देख सकते हैं पहला पुराना वाला फोलियो और दूसरा नया वाला फोलियो। इसके बाद से एक और इनके साथ प्रॉब्लम थी कि जो फंड था वो एक्सटर्नल के तौर पर शो कर रहा था, जबकि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो ग्रो के थ्रू किया था, यानी ग्रो के थ्रू जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पर एक्सटर्नल शो नहीं करना चाहिए, जबकि इनका एक्सटर्नल शो कर रहा था। एक्सटर्नल तब आपका फंड शो करता है जब आप ग्रो के अलावा किसी दूसरे एप्लीकेशन जैसे कि मान लीजिए जीरोधा से, एंजल वन से, 5 पैसा से, धन से अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है और वहाँ पर अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो ग्रो में अगर वो म्यूचुअल फंड शो होगा तो वहाँ पर एक्सटर्नल शो करता है, लेकिन इनका ग्रो से ही इन्वेस्टमेंट था बावजूद इसके चूंकि इन्होंने इंपोर्ट किया था जिसकी वजह से वहाँ पर एक्सटर्नल फंड शो कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वनली मर्ज सर्विस रिक्वेस्ट हैज बीन सर्व्ड बाय एमएफ सेंट्रल। ठीक है, तो इनके द्वारा ये बोला गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और एक्सटर्नल लेवल जो कि वहां पर रॉन्गली प्लेस किया गया है उसको हटाने के लिए इनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था और जो भी इनके द्वारा स्क्रीनशॉट था उसको अटैचमेंट के तौर पर इन्होंने लगाया हुआ था। ग्रो एप्लीकेशन के म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए अगर आपका ग्रो के साथ ही इन्वेस्टमेंट है तो कहीं पर भी आपको एक्सटर्नल लिख करके नहीं आएगा, लेकिन इस फंड में देखिए स्पेशली एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में इनका एक्सटर्नल लिख करके आ रहा था, जबकि यहाँ पर एक्सटर्नल नहीं लिख करके आना चाहिए क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इनका ग्रो के साथ था। उसके बाद से ग्रो का रिप्लाई ये आता है कि इन्होंने मतलब ग्रो ने आपके बिहाफ पर एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जनरेट किया है जो कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर 24 घंटे के अंदर रिसीव हो जाएगा और उस कंसोलिडेटेड जो स्टेटमेंट है उसको आपको सेंड करना होता है इस ग्रो को। जब आप सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट किए होंगे उसी पर आपको यहाँ पर पीडीएफ फाइल अटैच करनी होती है और इसका जो पासवर्ड होता है वो आपका पैन नंबर होता है। तो आपका पैन का डिटेल तो ग्रो के पास ऑलरेडी है, तो आपको ये पीडीएफ वो मांगते हैं कि आप हमें ये पीडीएफ को क्या करिए, शेयर करिए और इसके हिसाब से हम अपने ग्रो के डैशबोर्ड को अपडेट करेंगे। सेम डे विद इन 1 आवर ये कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो रिसीव हो जाता है इनके ऑफिशियल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर और इनके द्वारा ग्रो को ये अवगत कराया जाता है, देखिए कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट हैज़ बीन अटैच्ड, प्लीज डू नोट नीडफुल एक्शन, और ये अटैचमेंट पीडीएफ के तौर पर इन्होंने सबमिट किया हुआ है। उसके बाद से ग्रो फिर से इनसे कांटेक्ट करता है और कहता है वी हैव एक्सक्लेटेड योर इशू टू द कंसर्न टीम इन ऑर्डर टू लुक इनटू दिस, यानी कि आपका जो समस्या है वो इनके से संबंधित जो इनकी टीम है, टेक्निकल टीम है, उनके पास भेज दिया गया है प्रमुखता से और ये कह रहे हैं कि हमें कुछ समय दीजिए ताकि हम आपके पास आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके फिर से लौट पाएँ। इसके बाद से 1 हफ्ते के बाद इनके पास फिर से रिप्लाई आता है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्लीज बी इन्फॉर्म दैट एज पर योर रिक्वेस्ट वी हैव अपडेटेड योर डैशबोर्ड, काइंडली चेक एंड वेरीफाई द सेम फ्रॉम योर एंड। अब इनके द्वारा ग्रो एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में एचडीएफसी के बैलेंस एडवांटेज फंड के फोलियो नंबर को जब चेकआउट किया जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ से जो 1 वाला फोलियो था जो कि इन्होंने एक्चुअली में अपडेट किया था वो यहाँ पर अब शो होने लगा और जो लास्ट में 5 वाला था वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो डैशबोर्ड में एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज के पास यहाँ पर पहले एक्सटर्नल लेवल जो शो कर रहा था वो भी लेवल अब हट चुका है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल का लेवल नहीं शो कर रहा है। ठीक है, यानी इनका जो भी प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो चुका है।
ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जो 15 जुलाई को इनके द्वारा 100 रुपया रिडीम किया गया था वो नहीं शो कर रहा था, वो अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हैं, इनका अपडेट हो चुका है। मतलब जो भी इनकी प्रॉब्लम थी, मर्ज वाला डेटा अपडेट नहीं हुआ था इन ग्रो के डैशबोर्ड में, वो सारा डेटा अपडेट हो चुका है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये सारे प्रोसेस में कितना समय लगेगा। तो इनके द्वारा रिक्वेस्ट जब शुरू किया गया था वो 12 अगस्त से शुरू किया गया था 2024 के, और ये 21 अगस्त 2024 को जाकर के इनका पूरा डेटा अपडेट हो गया। और इनके बीच में बहुत सारी उनके बीच में कम्युनिकेशन हुई कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, और बहुत सारे आपसे डिटेल मांगे गए, जैसे कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट हो गया या फिर स्क्रीनशॉट, और ये सारी डिटेल आपसे मांगी गई। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका जो भी प्रॉब्लम है वो अपडेट कर दिया जाता है। तो अगर आप एमएफ सेंट्रल के थ्रू इन्वेस्टमेंट किए हैं, कोई भी डेटा अपडेट किए हैं, लेकिन वो किसी थर्ड पार्टी या फिर ब्रोकर एप्लीकेशन में शो नहीं कर रहा है, तो आप वहां से सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करके उनको बता सकते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। वो आपको कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजेंगे, और उसको जब आप शेयर करेंगे तो उसके हिसाब से वो आपके डैशबोर्ड को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां से सब कुछ डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे कि किस प्रकार से, अगर आपका ऑलरेडी मल्टीपल फोलियो है तो कैसे मर्ज करना है। आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। और वहां से मर्ज करने के बाद से ग्रो में अगर आपका अलग अलग शो कर रहा है तो इसी प्रकार से सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करके आप वहां से सबमिट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारा यहां पर मर्ज कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए अपने डेटा। इसके अलावा अगर आपने मान लीजिए कि नॉमिनी अपडेट किया है, वो भी मान लीजिए आपका ग्रो में शो नहीं कर रहा है, इसके अलावा मान लीजिए आपने कुछ और चेंज किया जो कि ग्रो में अपडेट नहीं हुआ है, तो सब कुछ सेम प्रोसेस है। आपको इसी प्रकार सर्विस रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, और उसके बाद से आपका जो भी डेटा अपडेट नहीं हुआ है वो सब कुछ अपडेट हो जाएगा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अभी केवल एक ही म्यूचुअल फंड में है और आप चाहते हैं सेम म्यूचुअल फंड के साथ उसी एएमसी के अलग किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना, तो उसके लिए आप एमएफ सेंट्रल पर ऑप्शन आपको दिखेगा जिसमें आप सेम फोलियो रख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।